पॉइनियर्स फिर से एक न्यू वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूं। जैसा कि आप थंबनेल के टाइटल में देख रहे हो, डार्क वर्ल्ड इकोनॉमी, पाई नेटवर्क इज लास्ट होप। जी हां दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को डार्क वर्ल्ड इकोनॉमी में जो एक बहुत बड़ा मेजर दिग्गज है उसके बारे में आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं बताने वाला हूं। तो वीडियो को एकदम लास्ट तक आप लोग देखना और सुनने की, समझने की कोशिश करना मेरी हर एक बात को। दोस्तों, एक ऐसी मिस्टीरियस कंपनी जिसको बताया जाता है कि आज के हर मेजर कंपनी में उसका सबसे बड़ा शेयर होल्ड है। मीडिया को ये कंट्रोल करते हैं, बड़े कंपनीज को यही कंट्रोल करते हैं। और इसका ओनर कौन है, एक बहुत बड़ा सवाल है कि इसका ओनर कौन है। आज तक किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता दोस्तों। बताया जाता है कि इसको सीक्रेट इल्यूमिनाटी के एलिट मेंबर चलाते हैं, ऐसा बताया जाता है दोस्तों। और बताया जाता है कि इसका नेटवर्थ 13 ट्रिलियन डॉलर है। 13 ट्रिलियन डॉलर है दोस्तों, अमेरिकन डॉलर की बात हो रही है। तो ऐसी कौन सी एक कंपनी है, कौन सी कंपनी है? तो दोस्तों, जिसको हम ब्लैक रॉक कहते हैं, ब्लैक रॉक कहा जाता है, ये है वो कंपनी। अब जिसके बारे में, कंपनी का नाम तो आपने सुन लिया, लेकिन दोस्तों इसके बारे में ज्यादा डिटेल्स बाहर नहीं आते हैं। और क्या है ये भी ज्यादा पता नहीं चल पाता। इसके बारे में कुछ ऐसे शॉकिंग डिटेल्स जिसको आप भी सुनकर चौंक जाओगे आज के इस वीडियो में। तो अब हम जानते हैं द मिस्टीरियस ब्लैक रॉक कंपनी के बारे में कि आखिर ये कंपनी का है क्या हिसाब क्या है इस कंपनी का। तो बताया जाता है कि ये कंपनी इतनी बड़ी है और इतना पैसा इसके पास है कि ये कंट्रोल करता है एसेट्स जो यूएसए मतलब अमेरिका का हाफ जीडीपी के बराबर है। और सबसे वियर्ड बात यह है कि इसके बारे में मीडिया में कहीं पर भी नहीं आता है। क्यों ऐसा? क्योंकि मीडिया भी दोस्तों सबसे ज्यादा यही कंट्रोल करते हैं, इन्हीं के अंदर है, ऐसा बताया जाता है। बताया जाता है कि ब्लैक रॉक ये एक बैंक नहीं है, पर्सनल बैंक नहीं है दोस्तों, ना ही एक कंपनी का बैंक है, बल्कि ये एसेट मैनेजर है। एसेट मैनेजर बताया जाता है ब्लैक रॉक को। मतलब कि कई सारे इन्वेस्टर इसमें अपना पैसा डालते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि कौन सी कंपनी में इनका पैसा जाना चाहिए। अब यहां पर सबसे वियर्ड बात आती है कि मेजर जो इसमें इन्वेस्टर है वो कौन है, किसी को नहीं पता। आज तक किसी को नहीं पता दोस्तों। देखते हैं कुछ इनके बारे में फैक्ट। आप लोग कंटिन्यू वीडियो के साथ बने रहो। सबसे पहले देखते हैं कि हर कंपनी का उसका वैल्यूएशन देखा जाता है कि कितनी बड़ी ये कंपनी है। आप सोचते होंगे कि एलोन मस्क की कंपनी है स्पेस एक्स, एप्पल है जो कंपनी जो मोबाइल फोन और दूसरे गैजेट बनाती है, अरामको एक कंपनी है जो सऊदी ऑयल की कंपनी है, ये शायद होंगे क्योंकि अरामको भी दोस्तों कई बिलियंस में खेलता है। पर यहां पर ब्लैक रॉक कितना पैसा कंट्रोल करता है, कितना एसेट्स कंट्रोल करता है, यह सुनकर आप चौंक जाएंगे। रिसेंट डाटा के हिसाब से आपको बता रहा हूं कि 13 ट्रिलियन डॉलर का ब्लैक रॉक एसेट कंट्रोल करता है दोस्तों। 13 ट्रिलियन डॉलर समझ लो कितना ज्यादा है। चलो, अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन है तो मैं दूर कर देता हूं। देखो, 108 बिलियन डॉलर का मालिक आज इंडिया का रिचेस्ट आदमी है मुकेश अंबानी, ठीक है। और एलोन मस्क लगभग 500 बिलियन डॉलर का मालिक है, जिसको आज वर्ल्ड रिचेस्ट आदमी कहा जाता है। तो 1000 बिलियन डॉलर, 1 ट्रिलियन डॉलर होता है। इस कैलकुलेट को समझ लो आप।
$1000 बिलियन $1 ट्रिलियन होता है। और यहां पर बताया जाता है कि ब्लैक रॉक का जो नेटवर्थ है, जो एसेट को कंट्रोल करता है, वो लगभग $13 ट्रिलियन है दोस्तों। रफली अगर देखा गया, अगर हम लोग इसको अगर रफली अगर देखेंगे दोस्तों, तो कई सारी कंट्रीज का जो जीडीपी होता है हर साल का, उससे ज्यादा तो कीमत का जो एसेट है ना, ये ब्लैक रॉक कंट्रोल करता है दोस्तों, सिर्फ एक्सेप्ट यूएसए और चाइना, क्योंकि इन दो का जीडीपी इससे ज्यादा है। और बताया जा रहा है कि अगर ब्लैक रॉक कंपनी एक कंट्री होता, ब्लैक रॉक कंपनी अगर सोचो अगर कंट्री होता दोस्तों, तो आज की दुनिया में तो ये वर्ल्ड का 3rd रिचेस्ट कंट्री होता। इतना पैसा ये कंट्रोल करता है। इसके बाद ब्लैक रॉक के बाद एक और कंपनी जिसका नाम कंटिन्यूसली लगातार ब्लैक रॉक के साथ लिया जाता है, उसका नाम क्या है दोस्तों? उसका नाम है वैनगार्ड। वैनगार्ड बताया जाता है कि वैनगार्ड भी $10 ट्रिलियन का एसेट कंट्रोल करता है। आगे जाके आपको और डिटेल्स में बताता हूं कि कैसे वैनगार्ड भी एक बहुत बड़ा गेम खेलता है ब्लैक रॉक के साथ हाथ मिला करके। अब यहां पर आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर कि अगर इतनी बड़ी ये कंपनी इतना पैसा अगर ये कंट्रोल कर रहा है, जिसको बताया जाता है कि इल्यूमिनाटी कंट्रोल करता है पीछे से, हाउ कम इसके बारे में कभी मीडिया में बताया नहीं गया? यहीं पर सबसे इंटरेस्टिंग बात आती है कि ब्लैक रॉक कंपनी आज के वर्ल्ड के जितना मेजर कंपनीज है, मीडिया के, खास करके मीडिया के, उन सबको यही कंट्रोल करता है। और उसका ये रीजन है कि इन मीडिया के कंपनीज में सबसे बड़ा जो इन्वेस्टमेंट या शेयर होल्डर अगर आप कहेंगे, तो यहां पर ब्लैक रॉक है दोस्तों। मतलब कि यहां पर मीडिया कंपनीज में जो मेजॉरिटी का ऑनर है वो ब्लैक रॉक ही है। तो इसलिए ब्लैक रॉक बताया जाता है कि वो कंट्रोल करता है कि मीडिया में क्या पब्लिश होना है और क्या पब्लिश नहीं होना है। क्योंकि जो मेजॉरिटी एक शेयर होल्डर होता है कोई भी कंपनी का, या अगर एक अच्छा खासा हिस्सेदार भी वो रहा, तो वो भी अपना ओपिनियन वोकल रख सकता है। और यहां पर बताया जाता है कि ब्लैक रॉक पूरी तरह आर्म ट्विस्ट करता है, क्योंकि वो मेजॉरिटी शेयर होल्डर है इन कंपनीज में। बताया जाता है कि ब्लैक रॉक और वैनगार्ड बहुत ज्यादा शेयर रखते हैं, बहुत ज्यादा ओनरशिप रखते हैं कई सारे मीडिया ग्रुप के, जैसे कि आपको कुछ नाम बता रहा हूं। ग्राहम मीडिया जो ऑन करते हैं, लगभग CNN, CBS, फॉक्स न्यूज, डिज्नी, ब्रॉडकास्ट ग्रुप और कई सारे ऐसे कंपनीज। और अगर आप देखेंगे इन कंपनीज के नीचे और कई सारे छोटे कंपनीज होते हैं जो आपके अपने कंट्रीज में मेजॉरिटी जो मीडिया आउटलेट होते हैं वो इन्हीं कंपनीज के नीचे आते हैं। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि सबसे टॉप पर ब्लैक रॉक इनको ऑन करता है। मेजॉरिटी शेयर होल्डर से इन कंपनीज में। तो इस हिसाब से दोस्तों ये बताया जाता है कि ब्लैक रॉक की अपनी मर्जी है कि वो मीडिया में आना चाहे या नहीं आना चाहे। वो यूजुअली इसी तरह से अपने आप को मीडिया से दूर रखता है ताकि लोगों के नजरों में ज्यादा नहीं आए। ये देखो, ये सब कुछ हो रहा है डार्क वर्ल्ड इकोनॉमी के अंदर में। अब ये ब्लैक रॉक कंपनी यूनाइटेड स्टेट, मतलब अमेरिका का जो गवर्नमेंट है, उसमें कितना इसका शेयर है, कितना ये पावर होल्ड करता है यूएस की गवर्नमेंट में। बताया गया है 2020 में जब कोविड-19, जब पैंडेमिक आया, कोविड-19 जब शुरू हुआ था,
जब ये बीमारी पूरे वर्ल्ड में फैली थी और इसकी वजह से कई सारे कंट्रीज का इकोनॉमी बर्बाद हो चुका था, आप सभी लोग को मालूम होगा दोस्तों। तो बहुत सारे इकोनॉमिक कोलैप्स हुए थे उस समय, आप लोग जानते हो, लॉकडाउन, शटडाउन, ये सब कुछ हो रहा था। कई सारे कंट्री का जो इकोनॉमिक था वो कोलैप्स हुए थे। यहां पर बताया जाता है कि अमेरिका भी काफी परेशान था कोविड-19 स्टार्ट होने के बाद, और अमेरिका अपनी इकोनॉमी को फाइनेंशियल कोलैप्स से बचाने के लिए उसने उसकी गवर्नमेंट और साथ ही साथ फेडरल रिजर्व ने स्टेप इन किया था कुछ मॉनेटरी पॉलिसी को वापस लाने के लिए, ताकि अमेरिका का फाइनेंशियल स्टेटस कंट्रोल में आ जाए। लेकिन यहां पर कई लोगों को पता नहीं है कि साथ ही साथ उन्होंने ब्लैक रॉक कंपनी को भी अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में लाया था दोस्तों। यहां पर स्टेप्स लेने के लिए, फाइनेंशियल इकोनॉमी बचाने के लिए अमेरिका की बताया गया कि यूएस गवर्नमेंट और फेडरल रिजर्व ने ब्लैक रॉक को ऑन बोर्ड लिया था ताकि यूएस फाइनेंशियल मार्केट को वो स्टेबलाइज करे। उस वक्त बताया जाता है कि अमेरिकन गवर्नमेंट ब्लैक रॉक के सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे थे। बताओ, मतलब अमेरिका जो गवर्नमेंट है वो ब्लैक रॉक का सॉफ्टवेयर को यूज कर रहा था अपने फाइनेंशियल डाटा के लिए। और एक अजीब सी बात यह भी हुई कि बैंक ऑफ कनाडा और यूरोपियन यूनियन, उन्होंने भी ब्लैक रॉक को हायर किया था दोस्तों। बताओ, हायर किया था उस समय इसी सेम पर्पस के लिए जो अमेरिका कर रहा था, अपना फाइनेंशियल कोलैप्स से बचने के लिए, इकोनॉमिक कोलैप्स से बचने के लिए ब्लैक रॉक का सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया, उससे मदद लिया। और सेम काम बैंक ऑफ कनाडा और यूरोपीय यूनियन, उन्होंने भी ब्लैक रॉक को हायर किया इसी सेम पर्पस के लिए। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि अगर एक गवर्नमेंट एक कंपनी को ऑनबोर्ड ले रही है अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए, तो कितना पावर इस कंपनी में होगा, मतलब ब्लैक रॉक में। तो इस हिसाब से देखा जा सकता है कि एनालिस्ट ऐसा बता रहे हैं, दोस्तों कि ऑनबोर्ड ब्लैक रॉक आ चुका था उस समय इन गवर्नमेंट के पास। तो उस हिसाब से बैंक ऑफ कनाडा, यूरोपीय यूनियन और यूएस गवर्नमेंट, ये सब क्या कहलाएंगे? क्लाइंट कहलाएंगे। ब्लैक रॉक के क्लाइंट हो गए ये सब। बैंक ऑफ कनाडा, यूरोपीय यूनियन, यूएस गवर्नमेंट, ये सब क्लाइंट बन गए थे ब्लैक रॉक के। और सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, ब्लैक रॉक को इसके तहत एक्सेस मिला था टॉप सीक्रेट फाइनेंशियल डाटा का उन कंट्रीज का, क्योंकि यहाँ पर उन कंट्रीज को, गवर्नमेंट को उनका फाइनेंशियल डाटा शेयर करना कंपलसरी होता है ब्लैक रॉक के साथ। समझो, मतलब जो फाइनेंशियल सीक्रेट डाटा रहता है ना, वो भी ब्लैक रॉक को शेयर हुआ है। हर गवर्नमेंट का जो फाइनेंशियल डाटा होता है वो अब ब्लैक रॉक के पास है, ये समझ लो। लेकिन ब्लैक रॉक बताता है कि वो अपना डाटा किसी के साथ शेयर नहीं करता है, विद इन अपने भी बोर्ड मेंबर से ये शेयर नहीं करता है। अब आप समझ सकते हैं कि कितना सच या झूठ बोल रहा है ब्लैक रॉक। अब यहां पर आते हैं एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट पर ब्लैक रॉक का, कि ये अपने कॉम्पिटिंग बिजनेस में भी इन्वेस्ट करता है। मतलब कि दो तरफ जो ऑपोजिशन के होते हैं बिजनेस के, जो कॉम्पिटिंग होते हैं एक दूसरे के साथ, दोनों का भी हिस्सेदार होता है। मतलब ये दोनों तरफ, सपोज मान लो अगर मेरी कोई कंपनी है तो मेरी कंपनी में भी ब्लैक रॉक का शेयर है, और मेरे सामने जो मेरे समझो कॉम्पिटिटर है उस कंपनी में भी इसने अपना इन्वेस्ट किया हुआ। मतलब देखो, दोनों तरफ से वो बात मनवाने का काम करता है। ये भी एक बहुत बड़ा गेम चेंजिंग ये स्ट्रेटेजी निभाता है दोस्तों ब्लैक रॉक। तो ब्लैक रॉक, अब इसका क्या रीजन होगा देखा गया तो एक बहुत ही स्मार्ट मूव इसे बताया जाता है कि ब्लैक रॉक और वैनगार्ड भी दोस्तों ये ऑन करता है, ये दोनों मिलकर। तो ब्लैक रॉक और वैनगार्ड ये ऑन करता है लगभग 33% शेयर कोका कोला की कंपनी पे।
कोका कोला जो हम लोग नॉर्मल डेली ड्रिंक पीते आज के समय में, भारत के हर किसी भी किराने की दुकान में आप देखना रेफ्रिजरेटर फ्रिज में रखा हुआ रहता है कोका कोला ड्रिंक। ये बहुत बड़ी कंपनी है दोस्तों। तो 33% का जो शेयर है कोका कोला की कंपनी पे, और साथ ही साथ कोका कोला का जो सबसे बड़ा ब्रांड जो ऑपोजिशन में जो कॉम्पीट करता है वो है दोस्तों पेप्सी। पेप्सी का नाम भी आपने सुना होगा। ये ब्रांड बहुत पॉपुलर है, इसके भी कई ड्रिंक आते हैं मार्केट में, लोग पीते हैं। तो पेप्सी, और बताया जाता है कि ब्लैक रॉक और वैनगार्ड, पेप्सी कंपनी में भी दोस्तों 33% के ऊपर ये लोग शेयर होल्ड करते हैं। मतलब देखो कोका कोला में भी 33% है, उसका कॉम्पिटिटर पेप्सी है, उसमें भी देखो 33%। जो बिजनेस है दोनों में भी इक्वल की पार्टनरशिप ब्लैक रॉक ने रखा है। सिर्फ इतना ही नहीं, आगे सुनिए। बताया जाता है कि एयरलाइंस, ऑयल कंपनीज, रिफाइनरीज, स्टील प्लांट्स, माइनिंग कंपनीज, ई कॉमर्स साइट्स, क्रेडिट कार्ड कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज, टोबाको कंपनीज, ऑटोमोबाइल जायंट्स, वेपन मैन्युफैक्चरर्स, रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी, इन सब में भी जो इनके कॉम्पिटिंग कंपनीज होते हैं उसमें हिस्सेदार बराबरी के होते हैं। ब्लैक रॉक रखता है अपना हिस्सेदारी बराबरी का। अब एनालिस्ट कहते हैं कि इसमें एक स्मार्ट मूव है ब्लैक रॉक का। वो ये है कि एक तो दोनों कंपनीज को पूरी तरह चला सकता है, और दूसरी चीज वो किसी भी तीसरे कॉम्पिटिटर को मार्केट पे आने नहीं देता है। मतलब कि एक सिंपल एग्जांपल पेप्सी की ऑपोजिशन कोका कोला है, और यहां पर आप देखेंगे कि कोई भी ऐसा थर्ड ड्रिंक नहीं है जो बीच में इन दो को कंपटीशन दे सकता है, क्योंकि ये दोनों इतनी ऊंचाई तक चले गए हैं। तो एक तरह से टॉप के दो जब आपके अंडर हो तो तीसरे को कोई आने का चांस ये लोग मार्केट पे देते ही नहीं है दोस्तों। तो एक तरह से या तो एक वायर करना या ऑपोजिशन को खरीद कर अपने साथ रखना एज ए कॉम्पिटिटर, ये एक स्मार्ट मूव है ब्लैक रॉक का। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि कई सारे मेजर वर्ल्ड कंपनीज और उनके ऑपोजिशन जो नंबर 2 रैंकिंग पर है, इन सब का मेजर शेयर होल्डर कई जगहों पर ब्लैक रॉक दिखेगा आपको। हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज दोस्तों, हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज में कोविड-19 के बाद से मार्केट में बूम आया है। लोग हेल्थ को लेकर ज्यादा पॉसेसिव है, और टॉप 3 फार्मास्यूटिकल्स कंपनी में पीछे सबसे बड़ा मेजर शेयर होल्डर इनका है। किनका? ब्लैक रॉक का है दोस्तों। वो है यूएस का फाइजर, जॉनसन एंड जॉनसन और मर्क। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि प्रोडक्शन, उसका वैल्यूएशन या जो मेडिकल का जो पैसा होता है, अगर महंगा हो या सस्ता, इसमें मेजर ओपिनियन देने वाला कौन होता है? ब्लैक रॉक होता है दोस्तों। अब यहां पर देखते हैं कि हाउ कम यूएस के टैक्स अथॉरिटी के लोग ब्लैक रॉक कंपनी को देखते नहीं है, उसके बारे में ज्यादा इन्वेस्टिगेट क्यों नहीं करते हैं। बताया जाता है कि यूएस लॉ रिक्वायर करता है उसकी ट्रेजरी को उन बैंक्स की तरफ अटेंशन पे करने के लिए जिसमें $50 बिलियन से ज्यादा एसेट है। किनका? बैंकों का, यूएस का बैंकों का। लेकिन यहां पर ब्लैक रॉक लगभग $13 ट्रिलियन के एसेट को मैनेज करता है। फिर हाउ कम यूएस लॉ कभी उसके तरफ नजर उन्होंने नहीं डाला। यहां पर देख सकते हैं कि एक लॉ में एक क्लोज है जहां पर बैंक्स के ऊपर नजर रखने का रूल बनाया गया है, और यहां पर ब्लैक रॉक अपने आप को बैंक नहीं बल्कि एक एसेट मैनेजर कहता है। मतलब कि एक ऐसा बैंक जिसमें वो दूसरों का पैसा डालकर उसको मैनेज करता है। इस लॉ के तहत वो अपने आप को दूर रखता है।
यूएस गवर्नमेंट की आंख से देखा जा सकता है कि यूएस गवर्नमेंट ने खुद उसको ऑन बोर्ड लिया और उनको भी पता है कि ये एक लॉ के तहत इसके ऊपर अंदर स्क्रूटिनी जिसको बोलते हैं दोस्तों, या मतलब अंदर जो इन्वेस्टिगेटिंग होना चाहिए ब्लैक रॉक के पीछे, वो यूएस का लॉबी वो नहीं करता है ऐसा। क्योंकि जब गवर्नमेंट लेवल स्तर पे ब्लैक रॉक का इन्वॉल्वमेंट है तो कोई इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कैसे करेगा। समझ लो आप ब्लैक रॉक कितना पावरफुल है। अब देखते हैं कि ब्लैक रॉक यूएस के बाहर भी उसने कितना पावर अपना होल्ड करा है दूसरे कंट्रीज में। देखा जा सकता है कि ब्लैक रॉक कई सारे अदर कंट्रीज में भी उसने इन्वेस्टमेंट किया है, और वो भी बहुत ज़्यादा। बताया जाता है कि इसका एक मेथड है, इन्वेस्टमेंट करने का एक मेथड है, जहां पर सबसे पहले ये गवर्नमेंट के टॉप के लोगों से ये दोस्ती करते हैं ताकि इनको कंपटीशन ही ना रहे किसी ऑपोजिशन के जरिए। दूसरा, ये गवर्नमेंट के किसी भी पॉलिसी से बच सकते हैं जब ये टॉप के लोगों को अपने हाथ में रखते हैं, चाहे अब वो ब्राइबरी के थ्रू हो या कोई डील्स के थ्रू हो, इसके बारे में तो पता नहीं है। फिर उसके बाद वो इन्वेस्टमेंट अपना शुरू करता है। कनाडा और मैक्सिको में, ये दो कंट्री के बारे में आपको बता रहा हूँ। कनाडा और मैक्सिको में ब्लैक रॉक ने बहुत बड़े मेजर इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट टाइप के लिए थे, जिसके तहत वो लॉज को भी, जो कानून को भी वहां के जब चाहेंगे यूज कर सकते हैं या खुद अपने हिसाब से भी लॉज बना सकते हैं। बताया गया कि कनाडा का इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक को कैनेडियन गवर्नमेंट को हेल्प किया था ब्लैक रॉक कंपनी ने, और बाद में उसमें बहुत कंट्रोवर्सी शुरू हुई थी दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर बेनिफिट्स ब्लैक रॉक को दिया जा रहा था और इसके बारे में डाटा बाहर लीक हो चुका था। यहाँ पर आप देख सकते हो कि पूरा फायदा ये कंपनी उठा रहा है, जहां पर भी कदम रख रहा है। दूसरा, बताया गया कि मैक्सिको में भी ब्लैक रॉक ने कई सारे चीजों को कंट्रोल किया जब उसने शेयर्स खरीदे थे। मैक्सिको के टोल रोड्स में वहां के जेल्स, हॉस्पिटल्स, पावर प्लांट्स और कई सारे पाइपलाइंस में मतलब कि इन्वेस्टमेंट करके ये पूरी तरह अपना पैर वहां पर रख रहे हैं। उस जमीन के हर मामले में सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, ब्लैक रॉक के बारे में यूरोप में भी यही बताया गया कि उसने यूरोपीय यूनियन में कुछ ऐसे बैंकिंग लॉज क्रिएट किए हैं वहां पर क्लीन एनर्जी प्रमोट करने के लिए। लेकिन एनालिस्ट ने कहा कि वहां के बैंकिंग सेक्टर में भी अपना हाथ रख के वहां के लॉज को ये क्रिएट कर रहे हैं अपने फायदे के हिसाब से। और सिर्फ इतना ही नहीं, इंडिया में भी आपको बता रहा हूं दोस्तों, 21 अक्टूबर 2023 को आप लोग गूगल कर लेना। 21 अक्टूबर 2023 को मुकेश अंबानी जो है इंडिया के रिचेस्ट बिजनेसमैन, उससे पर्सनली मिलने के लिए ब्लैक रॉक का जो सीईओ और जो फाउंडर है लैरी फिंक, वो उड़कर आया था भारत। और उसने एक डील्स के बारे में ज़्यादा डिटेल्स बताया नहीं गया, बस इतना बताया गया कि फाइनेंशियल ट्रेड को आगे बढ़ाने के लिए इन दो की मुलाकात हुई। पता नहीं डील्स में और क्या क्या चीज़ों के बारे में बात की गई, किस चीज़ के बारे में इन दो का डील्स हुआ, एग्रीमेंट हुआ, कुछ पता नहीं है इस बारे में। ब्लैक रॉक कंपनी कैसा रूल करता है अमेरिका के घरों का हिसाब, वहां का जो प्रॉपर्टीज है उसमें कितना इसका पावर है, यह आप सुनकर चौंक जाएंगे दोस्तों। देखा जा सकता है कि वर्ल्ड में कई सारी जगहों पर प्रॉपर्टीज के रेट्स बहुत शूट अप होते हैं और अमेरिका में तो काफी तेजी से ये देखा गया है। और यहां पर आप देखते हैं कि कई सारे लोग उस कंट्री की महंगाई के ऊपर ब्लेम करते हैं। प्रॉपर्टी राइज का ट्रेड जो है इसको भी वो ब्लेम करते हैं।
गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं, लेकिन अमेरिका में देखा जा सकता है कि किसी के भी मुंह पर ब्लैक रॉक का नाम नहीं आता है, बल्कि सबसे बड़ा रीजन बताया जाता है कि ब्लैक रॉक है। ब्लैक रॉक कैसे पीछे अमेरिका के बढ़ते हुए प्रॉपर्टी प्राइस के पीछे है। आर्टिकल्स में यह बताया गया है कि 2021 में ब्लैक रॉक को एक्सपोज किया गया था जब उसने एक बहुत बड़ा गेम खेला, जहां पर उसने कई सारे घर सिर्फ नहीं बल्कि कई सारे कॉलोनी और एरियाज सारे घर के साथ ब्लैक रॉक ने खरीद लिया था और फिर उन सबको रेंट के पर्पस पर वापस लोगों के बीच में ला दिया था। मतलब कि यहां पर जो घर की ओनरशिप है, ब्लैक रॉक पूरी तरह खरीद कर वो रेंटल पर्पस पर उन घर को कन्वर्ट कर रहा था दोस्तों। और ये बड़े अपार्टमेंट या कॉम्प्लेक्स नहीं बल्कि सिंगल होम को टारगेट कर रहा था, जो आम आदमी खरीदने की ताकत रखता है। एक सिंगल होम एक आम आदमी चाहता है कि हम खरीद लेंगे कमा करके, लेकिन उसको भी ब्लैक रॉक दोस्तों खरीद कर रख लिया था। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ देखा जा सकता है कि वंस अपने पूरे ऐसे किस्म के घर खरीदे, अब वो अपने हिसाब से उन घरों की बोली लगा रहा था। कौन? ब्लैक रॉक। मतलब कि डबल भी प्राइस करे और बेचा तो लोग कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि उसका अब ओनर ब्लैक रॉक हो चुका था और रेंटल प्राइस भी उसने बढ़ा दिया था। तो यहां पर जो आदमी कुछ एक अमाउंट पे करता था कुछ साल पहले एक घर के लिए, आज उसको डबल ट्रिपल पे करना पड़ रहा है, क्योंकि ब्लैक रॉक ने ऑलरेडी उसका घर पहले ही खरीद लिया था। अब यहां पर दूसरा फायदा यह भी बताया गया, ब्लैक रॉक कैसे इसका उठाता है। जब घर महंगा हो जाता है तो आम आदमी जब इसको खरीद नहीं सकता है, आज के दौर में भी आपको बता रहा हूं, तो उसको लोन लेना पड़ता है उस घर को खरीदने के लिए। और यहां पर वो बैंक्स के जरिए लोन्स लेते हैं और बैंक भी एंड ऑफ द डे कहीं ना कहीं से ब्लैक रॉक से कनेक्टेड है, तो अपना बिजनेस ये इस तरह से भी बढ़ा रहा है। अब दोस्तों जो फाइनल क्वेश्चन ये है कि अब आते हैं कि फाइनली उस सवाल पर कि आखिर ब्लैक रॉक का ओनर कौन है इसके पीछे। जैसे मैंने आपको पिछले पॉइंट में बताया कि ब्लैक रॉक का एक सीईओ है जिसका नाम लैरी फिंक, जिसने अंबानी से 2023 में मुलाकात की थी। बताया जाता है कि वो सीईओ है, बस वो सीईओ है और वो फाउंडर है इस ब्लैक रॉक कंपनी का। और इसमें कई सारे जो इन्वेस्टर भी है जिसने ब्लैक रॉक को फॉर्म किया है, और उनमें से टॉप 4 है वो आपको बता रहा हूं। एक वेनगार्ड है, सीआरएम है जिसका नाम है कैपिटल रिसर्च एंड मैनेजमेंट, ब्लैक रॉक फंड एडवाइजर है एंड स्टेट स्ट्रीट है। और अगर आप इन 4 कंपनीज के बारे में दोस्तों रिसर्च करेंगे, जो ब्लैक रॉक में मेन इन्वेस्टर है जिन्होंने पूरी तरह इसको फॉर्म किया, वो भी काफी अननोन है, अनजान है, लोग नहीं जानते। सब एक दूसरे से कनेक्टेड है कहीं ना कहीं से, लेकिन इन सब के पीछे असल और कौन इन्वेस्टर है जो पैसा लगा रहे हैं, जो पूरे डील्स कर रहे हैं, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती है, क्योंकि ब्लैक रॉक यही बताता है कि उसका जितना भी इंफॉर्मेशन है वो टॉप सीक्रेट रखता है। आर्टिकल में यह बताया गया है कि ब्लैक रॉक 100% उसके इन्वेस्टर्स की तरफ से ओन्ड है, और ये इन्वेस्टर्स कौन है, इनके नाम क्या है, किसी को नहीं पता। लेकिन आप देख सकते हैं कि हर कंपनी मेजर जो इन्वेस्टर है वो ब्लैक रॉक ही होता है। अब इसको कई सारे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये कहते हैं कि जो एलिट मेंबर है इल्यूमिनाटी के, ये ब्लैक रॉक की कंपनी चला रहे हैं। यही पीछे इन्वेस्टर है जो हर कंपनी में मेजर शेयर होल्डर बनते हैं, वहां पे अपनी दादागिरी चलाते हैं, कंट्रीज में लो ये बना रहे हैं। जब ये इन्वेस्टमेंट में उतर रहे हैं, बैंकिंग सेक्टर में उतर रहे हैं, पॉलिटिशियन को खरीद रहे हैं, टॉप गवर्नमेंट के लोग इसके अंदर आ रहे हैं, टॉप बिजनेसमैन किसी कंट्रीज के उससे जब ये हाथ मिलाते हैं तो वहां पर ये अपना कंट्रोल बनाते हैं। लेकिन है कौन इसके पीछे, किसी को नहीं पता।
और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी यही ब्लेम करते हैं कि इल्यूमिनाटी ही पीछे है इस कंपनी के, जो हर कंट्री में अपना कदम रख रहा है और वहां पर आर्म ट्विस्टिंग करता है। कोई फैक्ट तो अभी तक खुलकर नहीं आए हैं दोस्तों इसके बारे में, एक्सेप्ट इसके जो सीईओ है जो लैरी फिंक है। लेकिन ये जो लैरी फिंक है ये तो समझो बस एक वर्किंग सीईओ है, और उसके पीछे कौन से लोग है जो चला रहे हैं ये पूरे ब्लैक रॉक को, पूरा कंपनी को, उनके बारे में कभी भी किसी को आज तक पता नहीं है कि कौन चला रहा है, ठीक है, और किसी के जरिए पता चलने भी नहीं देते दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को मैं डार्क वर्ल्ड इकोनॉमी के बारे में बताया हूं। नेक्स्ट वीडियो जो पार्ट 2 होगा दोस्तों, उसमें आपको बताऊंगा पाई नेटवर्क इज लास्ट होप। आप सभी लोगों का पेशेंस के लिए मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद, थैंक यू कहना चाहता हूं कि आप लोग इतने लंबे वीडियो, मेरे रिसर्च वीडियो को आप लोगों ने सुना है धैर्यपूर्वक। नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 आएगा, उसमें पाई नेटवर्क के बारे में बताऊंगा, क्योंकि मेरे रिसर्च काफी लंबा हो गया था, इसलिए इसको मैं 2 भागों में बांटा हूं। दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, आप लोग वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तब तक अपना ध्यान रखिए, नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलता हूं।